स्टार्ट करें अपन अपने सेशन को? ठीक है, आप लोग आते जाएंगे, है ना। शुरुआत करते हैं। कल जहां से अपन ने छोड़ा था उसी के आगे अपन जरा शुरू कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। साइंस सब्जेक्ट का बेसिक डिस्कस कर रहे थे अपन, और साइंस जो सब्जेक्ट है उसका ओरिजिन जिस लैंग्वेज से हुआ है वो लैटिन लैंग्वेज है, और लैटिन लैंग्वेज का एक टर्म है जिसको हम कहते हैं साइंटिया। तो दरअसल में विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है प्रीलिम्स का? मैंने यहां साफ साफ लिख दिया है, आप देखिए जरा। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए थे कल, तो आई थिंक ये दोनों के दोनों आपको प्रिपेयर हो गए होंगे, बेहतर तरीके से रिमेंबर हो गए होंगे। स्टार्ट करते हैं, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ साइंस, मतलब साइंस का विभाजन अब हम देखेंगे। या साइंस की, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि साइंस का जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए जरा देखिए जल्दी से। मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी कि निकोलस टेस्ला वो पर्सन है जिसने सबसे पहले एसी करंट को, अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और ये चीज मेंस लेवल पे पूछी भी जाती है और ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट भी है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि निकोलस टेस्ला ने एसी करंट को डिस्कवर किया है कि उसका इन्वेंशन किया है, मतलब खोज करी है कि आविष्कार किया है? आप में से ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब अपनी अपनी समझ के हिसाब से दोगे। ये देखिए, ज्यादातर अभी तक जो जवाब आए डिस्कवर, वो गलत जवाब हैं। निकोलस टेस्ला ने एसी करंट का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। अब डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा था, मतलब उसकी डिस्कवरी की थी। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि एसी का आविष्कार किसने किया है, फ्रिज का आविष्कार किसने किया है, राडार किसने खोजी है, तो याद रखिए यहां खोज नहीं आएगा, यहां आएगा आविष्कार। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं, कल आप मुझे 3 मार्कर में बताएंगे, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। मैंने पहले आपसे वादा किया था कि दरअसल में ये प्री और मेंस दोनों के लेवल पे क्लास हम लेके चलेंगे, तो आपको कल मुझे डिफरेंस बताना है डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में। क्लियर है ये चीज? ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता हूं। तो अभी जो मैं बात बोल रहा हूं वो एकदम सही बात ये है कि निकोलस टेस्ला वो व्यक्ति है जिसने एसी करंट को डिस्कवर नहीं, इन्वेंट किया था। अब कल आप मुझे बताना कि डिस्कवरी में मतलब खोज में और इन्वेंशन मतलब आविष्कार में क्या अंतर है। हाँ जी बेटा जी, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके 3 मार्कर में। पहला डिस्कवरी मतलब खोज 3 मार्कर में, और दूसरा आविष्कार मतलब इन्वेंशन 3 मार्कर में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति है जिसने निकोलस टेस्ला से पूछा कि सर मेरे को यूनिवर्स के बारे में स्टडी करनी है, मेरे को ब्रह्मांड का अध्ययन करना है, मैं क्या करूं? ध्यान से समझिएगा। निकोलस टेस्ला से किसी पर्सन ने पूछा कि सर मुझे यूनिवर्स की स्टडी करनी है, मैं क्या करूं? तो निकोलस टेस्ला ने कहा, क्या कहा निकोलस टेस्ला ने? ध्यान से समझिए। निकोलस टेस्ला ने कहा कि यूनिवर्स का जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है, यूनिवर्स का जो पहला घटक है, आपको एनर्जी, उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। इसलिए आप पढ़िए साइंस में ये सब्जेक्ट। यदि आपको यूनिवर्स का दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या दूसरा जो सब्सटेंस है, मतलब मैटर या पदार्थ, यदि उसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप पढ़िए साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट। कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि यदि आपको यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाना है, यदि आपको ब्रह्मांड की चीजों को जानना है, तो आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट मतलब क्या पढ़ना होगा? आंसर है साइंस। ये बताया निकोलस टेस्ला ने कि यदि यूनिवर्स की चीजों को यदि आपको असल में जानना है या समझना है तो फिर आपको साइंस पढ़ना होगा। लेकिन अच्छे से देखिए, क्या साइंस में बायोलॉजी को समझना है क्या? जब यूनिवर्स को हम
स्टडी करते हैं तो नहीं, क्योंकि एनर्जी जो है वो फिजिक्स के अंतर्गत आएगी और जो मैटर है या पदार्थ है वो किसके अंतर्गत आएगा, केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये दरअसल में निकोलस टेस्ला का स्टेटमेंट था उस पर्सन को जो यूनिवर्स के रहस्यों को जानना चाहता था। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब देखो ज्यादातर लोग मुझे जवाब दे रहे हैं कि खोज मतलब क्या है ना, कई इन्वेंशन। तो ये मैंने आपको बोला ये आप मुझे कल बताना बेटा जी, आप अभी अपनी एनर्जी जाया मत करो, अभी आप पूरा फोकस समझने पे करो, कल मेरे को बताना बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी जिसने लिखा है आंसर करण राठौर, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब जब मैं बात करूं आपसे कि साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि साइंस की कितनी शाखाएं हैं, तब आप बोलोगे साइंस की हजारों शाखाएं हैं। जीरेंटोलॉजी, पोमोलॉजी, है ना, ऑर्निथोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, ये सब साइंस की ब्रांच हैं, हजारों ब्रांच हैं साइंस की। लेकिन जो मेन ब्रांच हैं वो आपके सामने लिखी हैं, जिनको आप बचपन से पढ़ रहे हो। द फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकंड वन केमिस्ट्री एंड थर्ड वन बायोलॉजी। तो जरा जल्दी से आप ये चीज कंफर्म कर लीजिए, हालांकि ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होगा कि साइंस की वैसे तो 1000 ऑफ ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम की ब्रांचेस हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हालांकि वो सवाल बहुत आसान है। बताइए साइंस की सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? साइंस की सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? फिजिक्स। साइंस की तीसरी ब्रांच कौन सी है? आंसर है, अभी देखिए किसी ने बायो कहा, नहीं दिया। साइंस की पहली ब्रांच है फिजिक्स, और साइंस की तीसरी, और जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, साइंस की वर्तमान ब्रांच या साइंस की मॉडर्न ब्रांच जो है उसका दर्जा देते हैं बायोलॉजी को। तो साइंस की तीसरी ब्रांच ही मॉडर्न ब्रांच है बायोलॉजी, जो वर्तमान में प्रीलिम्स में पूछी जा रही है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि साइंस की मॉडर्न ब्रांच कौन सी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों स्टेटमेंट दिए हों, सो व्हाट इज द राइट आंसर? बायोलॉजी। साइंस की जो तीसरी ब्रांच है वही साइंस की मॉडर्न ब्रांच मानी जाती है। क्लियर है चीज? यही क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में और कोई नहीं। अब चलते हैं आगे। अब जो चीज आप देख रहे हैं, यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, और वो भी नहीं बनेंगे, दरअसल वो आपको पता है, लेकिन इसको पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस की 3 मेन ब्रांचें जो हैं वो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि साइंस सब्जेक्ट के अंदर का हम ब्रह्मांड के बारे में या यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, और ब्रह्मांड 2 चीजों से मिलकर बनता है, या ब्रह्मांड के 2 पार्ट हैं या 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज एनर्जी एंड सेकेंड वन इज मैटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, साइंस की जो सबसे पहली ब्रांच है जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, साइंस की जो सबसे पहली ब्रांच है, जरा आपको देखिए फिजिक्स, उसमें यूनिवर्स के पहले कंपोनेंट एनर्जी का अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यूनिवर्स का जो दूसरा कंपोनेंट है, यूनिवर्स का जो दूसरा घटक है, उसी की स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंस की जो लेटेस्ट ब्रांच है, द नेम इज बायोलॉजी, इसमें हम न तो एनर्जी की स्टडी करते हैं, न तो मैटर की स्टडी करते हैं, बल्कि इस दुनिया में या इस अर्थ में जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जो सजीव प्राणी हैं और जो निर्जीव प्राणी हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। आपसे सिंपल से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? जरा जल्दी से बताइए, फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? आप बोलेंगे एनर्जी की। यहां एनर्जी का मतलब है, ये बात आप याद रखेंगे, यूनिवर्स का पहला कंपोनेंट, यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का पहला घटक, एनर्जी की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं? यूनिवर्स के दूसरे कंपोनेंट मैटर की स्टडी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? तो बायोलॉजी में लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। आई थिंक ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। यहां से कोई भी क्वेश्चन फ्री में नहीं बनेगा।
क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। साइंस की जो सबसे पहली ब्रांच है उसे हम कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। आप जो यहां पर ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ये तीनों एमपीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं। हालांकि आप मेरे से भी बेहतर तरीके से इसको जानते हैं। चीजों की रियलिटी आपको बेहतर तरीके से पता चले, बस मैं इसीलिए यहां खड़ा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। आपने कभी भी फिजिक्स को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक एनर्जी, आपने लाइट एनर्जी पढ़ी होगी, आपने हीट एनर्जी पढ़ी होगी। मतलब एनर्जी और एनर्जी के जितने भी टाइप होते हैं ये सभी को आप किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भौतिकी सब्जेक्ट में या फिजिक्स में किसका स्टडी किया जाता है या किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि यूनिवर्स का जो पहला कंपोनेंट है एनर्जी और उसके जितने भी सब डिवीजन हैं उन सभी को दरअसल में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। मतलब अब यदि आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स में क्या करते हैं, हम किसकी स्टडी करते हैं, तब आप केवल एनर्जी मत बोलना। सर पीडीएफ को बस नोट करना है नोटबुक में, नहीं नहीं बेटा जी, पीडीएफ को नोट मत करो, समझने पे फोकस करो। जो नोट्स डाले हैं ना, देखना आप लोगों को नोट्स मिल चुके हैं, उसमें ये सारी चीजें मेंशन हैं। आप अपनी समझ बेहतर करते चलो कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैं अभी इसके पहले क्या बताया आपको कि फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, तो आप ज्यादातर लोग जवाब दे रहे थे एनर्जी। अब उसमें आप एक चीज और जोड़िए, फिजिक्स में एनर्जी और उसके सब टाइप की स्टडी की जाती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। पीडीएफ नहीं मिला है? ठीक है, अगर नहीं मिला है बेटा जी तो मैं आज ही डलवा देता हूं, दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में मैं आज ही क्लियर करा देता हूं। ठीक है, अच्छा अभी प्लीज फोकस पूरा समझने पे। अब ध्यान से सुनिए, फिजिक्स जो है वो साइंस की पहली ब्रांच है। किसने स्टेबल किया, किसने फिजिक्स को इस तरह का आयाम दिया या किसने फिजिक्स को इस लेवल पर ड्रॉ किया कि साइंस की पहली ब्रांच उसको बनना पड़ा, उसके पीछे पूरा योगदान है उस व्यक्ति का जो इटली का साइंटिस्ट है, द नेम इज गैलीलियो। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी का पिता किसे कहते हैं, तो आंसर है गैलीलियो। क्यों कहते हैं, आगे की स्लाइड में सब क्लियर कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि फादर ऑफ फिजिक्स या भौतिकी का पिता गैलीलियो को कहते हैं तो फिर वर्तमान भौतिकी का पिता किसे कहते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं? आंसर है न्यूटन। क्यों कहते हैं, आगे देखते हैं अपन। क्लियर है ये चीज? याद रखना, गैलीलियो और न्यूटन, इनको रेस्पेक्टेबल हमने फादर ऑफ फिजिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा है। क्यों? बिल्कुल इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपके 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फिजिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? एनर्जी और उसके सब टाइप की। दूसरा, भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? आंसर है गैलीलियो गैलीली, इटली का साइंटिस्ट है। और तीसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं? आंसर है न्यूटन। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको? ये तीनों प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। साइंस की जो दूसरी ब्रांच है, कौन सी है साइंस की दूसरी ब्रांच बेटा जी? तो साइंस की जो दूसरी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया यूनिवर्स 2 चीजों से मिलकर बनता है, एनर्जी एंड मैटर, पदार्थ और ऊर्जा। तो मैटर दरअसल में स्टडी करते हैं या मैटर की स्टडी करते हैं, या जितने टाइप का मैटर होता है उसकी स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। अब कितने टाइप का मैटर होता है आप ही मुझे बताइए जरा जल्दी से। किसी मैटर की कितनी स्टेजेस होती हैं बताइए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सर न्यूटन कहाँ के साइंटिस्ट हैं? अमित साहू जी, मुझे आप मात्र 2 मिनट का मौका दो, मैं आपको तत्काल केवल और केवल न्यूटन के बारे में नहीं, मैं सारे साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बस 2 मिनट। ये देखिए ज्यादातर लोगों के आंसर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी मैटर की या किसी भी पदार्थ की जो है मुख्य अवस्थाएं जो हैं वो होती हैं 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? लेकिन जो मैटर है उसकी 4th स्टेज है प्लाज्मा। पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। मैटर की 5th स्टेज जो है वो कहलाती है BEC, बोस आइंस्टीन संघनन।
पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनन कहलाती है। मतलब पदार्थ की जो मेन स्टेजेस हैं, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं जो है वो तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन ये पदार्थ की विशिष्ट अवस्थाएं हैं। मतलब टोटल ओवरऑल जो है ये पदार्थ की 5 स्टेजेस होती हैं। याद रहेगा ये चीज, मुख्य 3 है, 2 जो हैं वो एक्सट्रीम है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो पदार्थ की जितनी भी स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इन्हीं सबको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, हु वाज द फादर ऑफ फिजिक्स? आंसर है गैलीलियो। तो फिर हु वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? कौन सा वो व्यक्ति है जिसने केमिस्ट्री को इस लेवल पे वर्किंग करी, या केमिस्ट्री को इस लेवल पर उसने वर्डिंग करी, या केमिस्ट्री में इस लेवल पे वर्किंग करी कि साइंस की सेकंड ब्रांच बनना पड़ा केमिस्ट्री को? आंसर है जेबर, या उसी को गैबर भी कहते हैं। नो नो नो, लेबोशियर ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। फादर ऑफ केमिस्ट्री जेबर। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, वर्तमान समय में जो रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान समय में जिस केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान लेबोशियर का है। लेकिन केमिस्ट्री को स्टार्टिंग में केमिस्ट्री की या साइंस की जो दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री, उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान जेबर का है। याद रखिएगा। लेकिन आज जिस केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं उसको बनाने में लेबोशियर का सबसे बड़ा योगदान है। मतलब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। फादर ऑफ केमिस्ट्री, आंसर है जेबर। लेकिन यदि मैं पूछूं कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो फिर आंसर है आपका लेबोशियर। क्लियर है ये चीज? 4 क्वेश्चन हो गए। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये सब प्री की चीजें चल रही हैं। अब चलते हैं आगे। बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दिया कि बायोलॉजी में स्टडी करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब सजीव और निर्जीव इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं या वस्तु हैं, उनको हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में डील करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सी चीज लिविंग है? जैसे मैं लिविंग हूं क्या? एनिमल लिविंग है क्या? हाँ, तो आप बोलोगे जिनके अंदर भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, जिनके अंदर भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, या शुद्ध हिंदी में या बिल्कुल श्योर लैंग्वेज में या बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यदि मैं बोलूं कि जिस भी ऑर्गेनिज्म या जिस भी जीव के अंदर सारे सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, जिस भी बॉडी के अंदर ये सारे सिस्टम पाए जाते हैं, इन्हीं को आज के समय पे बायोकेमिकल प्रोसेसेस कहने लगे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म पे। तो जितने भी सजीव हैं उनके अंदर ये सारे सिस्टम और ये सारी एक्टिविटी पाई जाती है। तो बायोलॉजी में इन्हीं की स्टडी करते हैं हम। याद रहेगा ये चीज? सर बायो का कोई माता पिता है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। किसी भी संतान की जो उत्पत्ति होती है वो बिना माता पिता के नहीं हो सकती है। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब देखिए मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि 3 मार्कर एक मीन्स का क्वेश्चन लिखाया था, खोज और आविष्कार में अंतर। बिल्कुल, सागर भाई का जो कहना है मैं उसी से सहमत हूं इस बात को। दरअसल में आपके पिताजी ने आपकी माताजी की खोज की है। खोज और आविष्कार में क्या डिफरेंस होता है, इसका सबसे बेहतर आंसर यह है कि आपके पिताजी ने आपकी माताजी की खोज की है और आपके माताजी और पिताजी दोनों ने मिलकर आपका आविष्कार किया है। क्लियर है चीज? ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। लेकिन आपको कल मुझे बताना है कि खोज और आविष्कार में अंतर क्या होता है, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब जो चीज मैंने आपसे पूछी है उसी को मैंने यहां समराइज कर दिया है। निर्जीव का अध्ययन नहीं होता बायोलॉजी में, बिल्कुल नहीं होता है। बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है जूलॉजी, उसमें दरअसल में नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं।
ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। प्रशांत पांडे जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, बायोलॉजी में निर्जीवों का मतलब नॉन लिविंग की स्टडी नहीं होती क्या? 101% आप सही कह रहे हैं प्रशांत पांडे जी। बायोलॉजी में केवल और केवल लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है, केवल सजीवों का अध्ययन होता है। यदि बायोलॉजी बोर्ड के सामने यदि मैं डेड रूप में प्रेजेंट हूं तो मेरा स्टडी नहीं करेंगे वो, लेकिन यदि मैं लिविंग फॉर्म में हूं तब मेरी स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। मतलब बायोलॉजी में किसी भी जीव का यदि वो सजीव है तो स्टडी करते हैं, लेकिन यदि कोई चीज निर्जीव है तो उसकी स्टडी बायोलॉजी के जूलॉजी पोर्शन में करते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, निर्जीव में वृद्धि क्यों नहीं होती है? सेलुलर ग्रोथ नहीं होता है। अच्छा, अब अपन टॉपिक पे आते हैं फटाक से। ऐसे पे तो फिर सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन देंगे तो पता नहीं कब मेरे हाथ से समय निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो भी क्वेश्चन होंगे मैं बिल्कुल कराता चलूंगा। अब जो आपको ये स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड पे मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं आपके प्रीलिम्स के। हालांकि उनमें से आप ज्यादातर को जानते हैं। जरा जल्दी से आप देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। साइंस की कितनी ब्रांचें होती हैं? तो आप बोलेंगे हजारों ब्रांचें होती हैं साइंस की, लेकिन जो मेन ब्रांच है वो 3 ही हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकंड वन केमिस्ट्री एंड थर्ड वन और लेटेस्ट या मॉडर्न बायोलॉजी। फिजिक्स को सबसे पहले स्टैंडिंग किसने दी, या फिजिक्स को किसने इस लेवल पे फिजिक्स के लिए काम किया कि वो साइंस की पहली ब्रांच बन पाए? आंसर है गैलीलियो गैलीली। इसलिए गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। लेकिन आज जिस फिजिक्स को आप पढ़ रहे हो वो गैलीलियो गैलीली की देन नहीं है, वो न्यूटन की देन है। मतलब फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स न्यूटन। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट किसने करवाया? तो निश्चित रूप में उस पर्सन का नाम है जेबर, इसलिए जेबर को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन आज जिस केमिस्ट्री को आप पढ़ रहे हो उस केमिस्ट्री में लेवोशियर जो है वो सबसे प्रमुख है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2 मिनट के लिए जरा चीजें टाइप मत करना, मैं जो बात बोल रहा हूं पहले मेरी बात सुन लेना, ठीक है? आराम से इत्मीनान से मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस आपको दिख रही होंगी, पहली है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। जूलॉजी जो है उसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इतना तो आप फेमिलियर हो गए। अब ध्यान से सुनना, बायोलॉजी की पहली ब्रांच जो है उसे हम जूलॉजी कहते हैं, और जूलॉजी जो है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल की स्टडी करते हैं, ये आपको पता है। मैं आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, साइंस की पहली ब्रांच जूलॉजी का फादर कौन है? आंसर है एरिस्टोटल, आंसर है अरस्तु। याद रखिएगा ये चीज। साइंस की दूसरी ब्रांच कौन सी है? बॉटनी। यदि मैं आपसे पूछूं बॉटनी का फादर किसे कहते हैं? आंसर है थियोफ्रेस्टस। ये बीच में जो आपको एरो दिख रहा होगा दरअसल यहां थियोफ्रेस्टस लिखा है। अब जो बात मैं बोलूंगा, इधर जो बात मैं बोलूंगा बायोलॉजी के केस में, यही चीज आप फिजिक्स में अप्लाई करना तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, पहली है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। तो बायोलॉजी की पहली ब्रांच का फादर कौन है भैया जी? आंसर है अरस्तु। इसीलिए अरस्तु को ही हम कहते हैं बायोलॉजी का भी फादर, चूंकि बायोलॉजी की पहली ब्रांच जूलॉजी है और इसी का फादर जो है वो अरस्तु या एरिस्टोटल है। इसीलिए दरअसल में बायोलॉजी का फादर भी एरिस्टोटल को कहते हैं। अब आता सेम ये चीज यहां, साइंस की सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? फिजिक्स। फिजिक्स का फादर कौन है? गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ही हैं फादर ऑफ साइंस। लेकिन यदि 4 ऑप्शन में से फादर ऑफ साइंस यदि पूछे और ऑप्शन में गैलीलियो ना दिया हो तो फिर आपको जो दूसरा आंसर खंगालना है 4 ऑप्शन में वो दिया होगा न्यूटन। याद रहेगी ये चीज। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं, सबको बन जाता है। इसलिए आजकल वो सीधे पूछने लगे फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं। तो निश्चित रूप में चूंकि साइंस का पहला जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, और फिजिक्स में सबसे पहला जो व्यक्ति आता है वो है न्यूटन, माफी चाहता हूं गैलीलियो। तो गैलीलियो को ही दरअसल में कहते हैं हम फादर ऑफ साइंस। लेकिन यदि फादर ऑफ साइंस पूछे और ऑप्शन में गैलीलियो ना हो तब आप न्यूटन को टिक करोगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? एक बार हाँ या ना बोल दीजिए, क्योंकि ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा था इसकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कवर कर दी। छह क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड में थे,
यही क्वेश्चन अब आगे की स्लाइडों में आपको मिलेंगे। 6 नए क्वेश्चन से आपका सामना हो रहा है। आप अपने मन में जरा जल्दी से बताइएगा, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? तो निश्चित रूप में आप बोलेंगे गैलीलियो गैलीली। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और आजकल दुनिया के सारे एग्जामिनेशंस ये पूछने लगे हैं कि कौन सा साइंटिस्ट किस देश से ताल्लुकात रखता है। मतलब ये क्वेश्चनों का लेवल आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि कहां से चीजें पूछें, कहां से स्टूडेंट को फंसाएं। तो इसलिए अब वो साइंटिस्टों के बर्थ प्लेस में जा रहे हैं, उन्होंने जहां पर फंक्शनिंग की है, जहां पर एजुकेशन लिया है, जहां पर फंक्शन किया है, वहां की चीजों को पूछते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अब ये क्वेश्चन भी आजकल ऐसे आने लगे। जरा बताइए, गैलीलियो गैलीली जो है वो किस देश के साइंटिस्ट हैं? आंसर है इटली, और इटली में भी वो जगह है पीसा। इसी तरह से मेरे से किसी ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा भाई का, कि न्यूटन जिसके कारण दरअसल में फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स चल पड़ी। अच्छे से देखिए जरा, न्यूटन कहां के साइंटिस्ट हैं? ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल सही है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, बिल्कुल वहीं के साइंटिस्ट। अब उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी, लेकिन अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मतलब फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है उनका नाम है लेवोशियर। जरा अच्छे से देखो, लेवोशियर कहां के साइंटिस्ट हैं? फ्रेंच के। और लेमार्क जो है वो भी फ्रेंच साइंटिस्ट है, जिसने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इंग्लिश में बोलते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। याद रखना ये चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। तो जिस देश के लेमार्क हैं उसी देश के लेवोशियर भी हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे। बायोलॉजी की पहली ब्रांच है जूलॉजी, और उसका फादर है अरस्तु। जरा बताइए अरस्तु कहां के साइंटिस्ट हैं? देखिए, ग्रीक साइंटिस्ट हैं, या ग्रीक देश से ताल्लुकात रखते हैं। ये ग्रीक वही एथेंस वाला ग्रीक, ठीक है, जहां पहले ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुए थे या खेले गए थे। इसी तरह से जो थियोफ्रेस्टस भी हैं, ये भी वहीं से ताल्लुकात रखते हैं, मतलब ग्रीक। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ये चीज मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आपसे दरअसल में क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो मैंने छुपा लिया है आपसे। जेबर कहां के साइंटिस्ट हैं? तुम लोग बहुत होशियार लोग हो। हाँ, तुम लोगों को वही चीज चाहिए है जो दरअसल में सवाल हो, या दिक्कत जो है मेरे लिए, वही तुम लोग को आंसर चाहिए। अब ये आप कल मुझे बताओगे कि जेबर कहां के साइंटिस्ट हैं, क्योंकि दरअसल में इसी क्वेश्चन को देख के मेरे को लगा कि भैया जी, अगर जेबर कहां के साइंटिस्ट हैं ये पूछ रहा, तो पक्का गैलीलियो भी पूछेगा, पक्का न्यूटन भी पूछेगा, पक्का लेवोशियर पूछेगा, और ये अरस्तु और थियोफ्रेस्टस पूछेगा। इसलिए दरअसल में मैंने शुरू किया था। जेबर जर्मनी के साइंटिस्ट नहीं है प्रशांत जी, गलत है आप। उपेंद्र भाई फ्रेंच साइंटिस्ट नहीं है, आपको देखना पड़ेगा ये चीज नेट पे, तो आप कल देख के मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन डिस्क्रिप्टिव वे पे आते हैं। एग्जैक्टली किसी ने कहा पाकिस्तान, ठीक है, उसको अपन अरब बोलें तो ज्यादा बेहतर है, मतलब अरबी साइंटिस्ट है, याद रखिएगा ये चीज। अच्छा, अब जो अगली चीजें अपन पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, तो आपने आंसर दिया मेरे को कि सर फादर ऑफ फिजिक्स है गैलीलियो। आपने मुझे ये भी बताया कि सर वो इटली में एक जगह पीसा, उधर से वो ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। क्यों कहते हैं फादर ऑफ फिजिक्स? ऐसा क्या कर दिया था फिजिक्स के लिए, ऐसा साइंस के लिए क्या कर दिया कि गैलीलियो को फादर ऑफ साइंस भी हम कहने लगे और फादर ऑफ फिजिक्स भी कहने लगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साइंस जो है वो हाइपोथेटिकल प्रोसेस पे बेस नहीं है, किंवदंतियों पे, पुरानी कथाओं पे साइंस बेस नहीं है। साइंस बेस है एक्सपेरिमेंट पे। तो साइंस में आपको कभी भी किसी चीज को यदि प्रूफ करना है तो सबसे पहले प्रयोग करने पड़ेंगे, फिर निष्कर्ष निकालने होंगे, और जब प्रयोग और निष्कर्ष सही होंगे तब बनता है लॉ, तब बनती है थ्योरी। मतलब साइंस में अगर आपको कोई भी बात बोलनी है तो आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करके दिखाना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस दुनिया का सबसे पहला जो उपकरण है, या इस दुनिया का सबसे पहला जो प्रायोगिक उपकरण है, दूरबीन या टेलीस्कोप, उसी को बनाया था दरअसल में गैलीलियो गैलीली ने। तो दुनिया का जो सबसे पहला प्रैक्टिकल एपरेटस है टेलीस्कोप, उसी को दरअसल में गैलीलियो ने बनाया था। इसीलिए गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहते हैं, प्रायोगिक विज्ञान का पिता भी कहते हैं।
सबसे पहला जो टेलीस्कोप है, मतलब सबसे पहला जो उपकरण है, प्रायोगिक उपकरण विज्ञान में फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, वो गैलीलियो ने ही बनाया टेलीस्कोप, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भैया जी? दूरबीन। तो दूरबीन की सहायता से दूर स्थित आकाशीय पिंडों या स्पेस में जो जो आपको चीजें या मैटर दिखाई देता है, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो याद रखिएगा ये चीज। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ फिजिक्स क्यों कहते हैं गैलीलियो को, तो सबसे पहले आपको कहना है सबसे पहला प्रैक्टिकल एपरेटस टेलीस्कोप बनाया था। एग्जैक्टली कंफ्यूजन तो नहीं है? तो जरा जल्दी से मुझे एक चीज बताइए, टेलीस्कोप जिसको हिंदी में कहते हैं दूरबीन, किसने बनाई थी? आंसर है गैलीलियो। और इसीलिए गैलीलियो को, चूंकि साइंस का सबसे पहला प्रैक्टिकल एपरेटस बनाया था, साइंस का सबसे पहला प्रायोगिक उपकरण बनाया था, इसलिए गैलीलियो को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहते हैं। गैलीलियो को प्रायोगिक विज्ञान का पिता भी कहते हैं, क्योंकि साइंस में किसी भी चीज को आप बोलोगे तब जब पहले आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो ये चीज सबसे पहले हमको गैलीलियो ने ही बताई थी। अब दूसरी चीज, गैलीलियो को कुछ समय के लिए जेल में कर दिया गया था बंद। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि उन्होंने एक रिलीजन को, एक धर्म को चुनौती दे डाली थी। अब मैं यहां पे छोड़ रहा हूं कि कौन से धर्म को चुनौती दे डाली थी जिस वजह से उनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो जेल के अंदर बंद रहते हुए उन्होंने बनाया था थर्मामीटर। थर्मामीटर वो एपरेटस होता है दरअसल में, जिसकी मदद से व्यक्ति के डिफरेंट टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो व्यक्ति के विभिन्न तापमान को मापने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं थर्मामीटर या तापमापी बोलते हैं हिंदी में। याद रहेगी ये चीज। परंतु यदि एक कांस्टेंट टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, एक फिक्स टेम्परेचर हमको चाहिए है, उसके लिए हम जिस एपरेटस को यूज करते हैं, द थर्ड वन इज थर्मोस्टेट, हिंदी में कहते हैं नियत तापमापी। तो याद रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मामीटर के द्वारा, और कांस्टेंट टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोस्टेट के द्वारा। मतलब कहने का है कि जेल के अंदर बंद रहते तापमापी और नियत तापमापी की खोज गैलीलियो ने की थी। और साइंस का सबसे पहला प्रैक्टिकल एपरेटस, साइंस का सबसे पहला प्रायोगिक उपकरण दूरबीन बनाया था दरअसल में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां दूरबीन के लिए मैंने खोज नहीं लिखा है, आविष्कार लिखा है। तापमापी के लिए मैंने खोज नहीं लिखा है, आविष्कार लिखा है। नियत तापमापी के लिए मैंने खोज नहीं लिखा, आविष्कार लिखा है। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि कल आप मुझे खोज और आविष्कार में अंतर बताएंगे, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी। थर्ड बता दीजिए, दरअसल में कांस्टेंट टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है नियत तापमापी के जरिए। कैसे? जरा मेरी बात सुन लीजिए, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, जरा जल्दी से। जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्शन है C+O2, बिल्कुल सिंपल, C इज इक्वल्स टू CO2। ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सी रिएक्शन है। CO2 तब प्राप्त होती है, या CO2 को हम तब ऑब्टेन कर सकते हैं जब टेम्परेचर हो 27 डिग्री। यदि 26 होगा तो नहीं बनेगा CO2, 25 होगा तो नहीं बनेगा CO2। मतलब टेम्परेचर कितना फिक्स चाहिए हमको? 27। थर्मोस्टेट एपरेटस जो है, उसी के जरिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट बना सकते हैं किसी रेंज का। जैसे हमने थर्मोस्टेट ले लिया, थर्मोस्टेट के कारण इस रेंज का या इस एरिया का टेम्परेचर कितना होगा? 27। हमने C ऐड किया, यहां से O ऐड किया, मतलब ऑक्सीजन, लो तत्काल कितना है टेम्परेचर अंदर? 27, CO2 तैयार। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर को, एक नियत तापमान को हम नियत तापमापी के जरिए पा सकते हैं। ये चीज है, क्लियर हो गई ये चीज। अब आते हैं आगे, जरा जल्दी से बताइए, साइंस में सबसे पहली जो ब्रांच है उसका फादर किसको कहते हैं अपन? गैलीलियो को। गैलीलियो ने कौन कौन सी 3 चीजें खोजी हैं? जरा जल्दी से आप एक बार उनको लिख लीजिए, क्योंकि वो 3 प्री के क्वेश्चन ही हैं आपके, तो आपको फटाफट पता चल गया होगा, या आपका ये 3 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। गैलीलियो ने कौन कौन सी 3 चीजें खोजी थी? जरा जल्दी। थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है, थर्मामीटर भी बिल्कुल सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेलीस्कोप, बिल्कुल सही राहुल जी। टेलीस्कोप, थर्मामीटर, थर्मोस्टेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूरबीन, तापमापी, थर्मोस्टेट। ठीक है, अपन आगे चलें।
ठीक है, DUT चलो चलो चलो। अच्छा, अपन आगे चले, हम जरा फटाक से मुझे बताएं तो फिर मैं आगे मैं बातें बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताने के लिए भी। चलिए आप समझिए मेरी बात। दरअसल में जो गैलीलियो है उसी की वजह से फिजिक्स स्टार्ट हुई, और गैलीलियो की वजह से ही साइंस जो है सब्जेक्ट वो स्टेबल हुआ। तो गैलीलियो वो व्यक्ति अगर वो नहीं होता तो साइंस भी नहीं होती। गैलीलियो वो व्यक्ति है, अगर गैलीलियो नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होती। मतलब गैलीलियो बहुत अहम रोल रखता है या अहम पर्सन है साइंस के लिए और फिजिक्स के लिए। तो दो साइंटिस्ट हैं जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं गैलीलियो के, मतलब गैलीलियो ने जो किया है उसको वो सही मानते हैं। और गैलीलियो को जेल में जो डाला गया था ना, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इस वजह से दरअसल में भी अपोज करते हैं या विरोध करते हैं वो दो साइंटिस्ट कि गैलीलियो सच में सही था। तो जो दो सबसे बड़े सपोर्टर हैं गैलीलियो के वो खुद साइंटिस्ट हैं, और उनमें से पहला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है जोहानस केपलर। और जोहानस केपलर जो हैं वो किस देश से ताल्लुकात रखते हैं, जरा जल्दी से बताइए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बताइए, जोहानस केपलर किस देश से हैं? जर्मनी, बिल्कुल सही। तो गैलीलियो का सबसे पहला सपोर्टर जो गैलीलियो के हर काम को सही मानता है, क्लियर है ये चीज? जैसे वर्तमान समय में कई लोग मोदी के काम को बिल्कुल सही मानते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी के काम को बिल्कुल सही मानते हैं। तो इस तरह से जो सबसे पहला सपोर्टर है, जर्मन सपोर्टर, नाम है जोहानस केपलर, उसको लगता है गैलीलियो ने जो किया एकदम सही किया। जर्मनी से ताल्लुकात रखता है बंदा। और दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्टर है, तो गैलीलियो के सबसे बड़े सपोर्टर में जो सबसे पहला सपोर्टर है जिसका नाम है जोहानस केपलर, किस देश से ताल्लुकात रखते हैं? आंसर है जर्मनी, याद रहेगी ये चीज। और दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्टर है गैलीलियो का नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन भी दरअसल में जर्मनी से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। अब जो आपके सर हैं वो आ चुके हैं, तो इसके आगे का सेशन अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जब तक आप इन चीजों को, जो PDF है, PPT है जो है, अभी मैं भेज दे रहा हूं, तो आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।